हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स जोन प्रयागराज। कल हमने डिस्कस किया था आपसे पुष्पालन तथा लेखाकर्म के अंतर के बारे में। आपको पुष्पालन तथा लेखाकर्म के अंतर को एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। जैसा कि उसमें हमने बेस बनाया था, पहला बेस ये था हमारा पुष्पालन में कि सौदे ट्रांजेक्शन, पुष्पालन में ट्रांजेक्शन को हम बेस बनाते हुए उसमें डिफरेंस किए थे कि प्रारंभिक पुस्तकों में सौदा लिखना, पुष्पालन में क्या होता है ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है और लेखाकर्म में उन ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाता है कि वे ट्रांजेक्शन सही से हुए हैं या नहीं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट था पोस्टिंग करना। तो पुस्तपालन में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जर्नल होते हैं, इनकी सहायक बहियों में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, पुस्तकों में पोस्टिंग करते हैं, खाता बही में पोस्टिंग करते हैं और ये पोस्टिंग को हम लेखाकर्म में चेक करते हैं कि ये पोस्टिंग सही से हुई है कि नहीं। कहीं हमने पोस्टिंग करते समय अमाउंट तो गलत नहीं लिखा है या कहीं गलत नेचर का कहीं दूसरे ट्रांजेक्शन्स को दूसरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो नहीं लिख दिया है। इस चीज को हम चेक करते हैं लेखाकर्म में। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में छूट गया था। आपका पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी, पुष्पालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य। पुष्पालन तथा लेखाकर्म, पुष्पालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य। पुष्पालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य। ठीक है। और दूसरा आपका पॉइंट है मेरिट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ। पुष्पालन और लेखाकर्म से लाभ क्या होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ। थर्ड पॉइंट है आपका सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुष्पालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली या पद्धति। पुष्पालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली या पद्धति। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के प्रणाली पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के प्रणाली एवं पद्धति एवं पद्धतियां या पद्धति। ठीक, ये आपका 3 पॉइंट है। आज हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव एंड बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी, पुष्पालन तथा लेखाकर्म के उद्देश्य क्या होते हैं, हम पुष्पालन और लेखाकर्म क्यों करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका मेरिट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुष्पालन तथा लेखाकर्म से हमें लाभ क्या होता है। कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है। एक एक पॉइंट को हम आपको कवर कराएंगे। आप बस हमारे YouTube चैनल पे कॉमर्स जोन प्रयागराज पे आप बने रहिए। आपको कहीं और से कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम एक एक पॉइंट को आपको पढ़ाएंगे। आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुष्पालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली एवं पद्धतियां। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी। ऑब्जेक्टिव एंड बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी। आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो पुस्तपालन एवं बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी में
ऑब्जेक्टिव्स एंड बुक सॉरी ऑब्जेक्टिव एंड बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी में आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें दो तरह के उद्देश्य होते हैं। पुष्पालन तथा लेखाकरण के उद्देश्य में आपके कितने तरह के उद्देश्य होते हैं? दो तरह के। एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम मुख्य उद्देश्य कहते हैं, दूसरा आपका होता है अन्य ऑब्जेक्टिव जिसे हम अन्य ऑब्जेक्टिव होता है मतलब अदर ऑब्जेक्टिव जिसे हम अन्य उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य। दूसरा आपका क्या होता है? अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य होता है। ये आपका दो टॉपिक है, ये आपका दो टॉपिक है, मुख्य उद्देश्य, अन्य उद्देश्य। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपसे डिस्कस करेंगे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी भी आपके पुस्तपालन तथा लेखाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मुख्य उद्देश्य में हम आपको बताएंगे कि किसी आप इसको नोट डाउन करिए पहले। मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य में आपका आ जाएगा जैसे जिन प्रमुख उद्देश्यों के लिए हम पुस्तपालन का उपयोग करते हैं, पुस्तपालन तथा लेखाकरण किया जाता है या पुस्तपालन तथा लेखाकरण का प्रयोग किया जाता है, हम उसके बारे में पहले आपसे बात करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य का पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, व्यवसाय में लाभ हानि को ज्ञात करना। व्यवसाय में लाभ हानि को ज्ञात करना, ये आपका कौन सा पहला पॉइंट है? मुख्य उद्देश्य में मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव में आपका ये पहला पॉइंट है कि व्यवसाय में लाभ हानि को ज्ञात करना, मतलब लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, व्यवसाय के लाभ या हानि को ज्ञात करना होता है। पहला आपका उद्देश्य यही होता है, क्योंकि व्यवसाय की डिफिनीशन ही होती है कि सेवा के साथ लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाना बिजनेस का ये सबसे बड़ा एम होता है, सेवा के साथ लाभ कमाना, मतलब कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लेकिन सेवा भी दे रहे हैं, तो ये बिजनेस का आपका एम होता है। इसलिए जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? मेन मोटो आपका यही होना चाहिए कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, सेवा आपको दे रहे हैं और उससे हम लाभ कमा रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य में आ जाएगा कि व्यवसाय में लाभ हानि को ज्ञात करना, कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ये आपका पुष्पालन का मेन ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट्स की हम बात करते हैं। प्रत्येक व्यापारी यह जानना चाहता है कि एक निश्चित समय पर उसे कितनी अमुक व्यक्ति को कितनी धनराशि देनी है या किससे कितनी धनराशि लेनी है। अर्थात जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं बिजनेस में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किसको कितना पैसे देना है, किससे कितना पैसे हमें लेना है। तो इस चीज को भी ये भी बातें किसमें आ जाएंगे? आपके पुस्तपालन तथा लेखाकरण के मुख्य उद्देश्य में आएंगे। किसमें? मुख्य उद्देश्य में। ये आपका किसमें आ जाएगा? मुख्य उद्देश्य में। कितनी धनराशि देनी है या किसी व्यक्ति से
कितनी धनराशि लेनी है। कितनी धनराशि लेनी है। तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा, ये सॉरी दूसरा पॉइंट आपका है मुख्य उद्देश्य में, मेन ऑब्जेक्टिव में। ये हमें पुस्तपालन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जब एंट्रीज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने, तो हमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये निकल कर आता है कि किसी व्यक्ति को हमने कितना पे किया है, कितना उसको पेमेंट किया है, और किससे कितना पेमेंट हमें लेना है, या किसको कितना पैसे हमको देना है, या और दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमें कितना पैसे देगा, इस बारे में भी जानना ये हमारा क्या आ जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस को हम मनी के टर्म्स में कर रखते हैं, और हमारा ये जो धनराशि है, ये पॉइंट आपको किसको कितना धनराशि देना है और किससे कितना धनराशि लेना है। मान लीजिए ए ने बी को 500 रुपए दिए, कितने दिए, 500 रुपए। 500 रुपए ए ने किसको दिए, बी को। तो ये ट्रांजेक्शन एक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। तो ये जो हमने आपको स्टेटमेंट लिखा है, ये इस स्टेटमेंट को, ये एग्जांपल आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि ए ने बी को 500 रुपए दिए, मतलब कितनी धनराशि देनी है उसको, 500 रुपए। यदि हम लिखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना पैसा देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, पैसे के टर्म्स में बात हो रही है, और हमें ये ट्रांजेक्शन्स को मेजर करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करना है। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखवाते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका आपका होगा कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका होगा तीसरा पॉइंट आपका होगा कि जो हमने कंपनी बनाई है, वो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 या उसके पूर्व कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत पुस्तपालन कर रही हैं या नहीं। मतलब जो भी रूल्स हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, या उससे पहले का अगर रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 में, तो हमें ये जानना होता है कि वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग में अपने पुस्तपालन को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख रही हैं या नहीं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे कि ऐसी कंपनी जिनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुई हैं, या इससे पूर्व के कंपनी अधिनियम में हुई हैं। ठीक, इससे पूर्व के कंपनीज अधिनियम में हुई हैं, तो पुस्तपालन एवं लेखाकर्म रखना आवश्यक ही नहीं, वरना अनिवार्य होता है। मतलब आवश्यक ही नहीं अथवा अनिवार्य होता है। अनिवार्य मतलब समझ रहे हैं, मैंडेटरी में आपको अपनी इच्छा नहीं है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। तो हम इसको भी लिखेंगे, ऐसी कंपनी को पुस्तपालन एवं लेखाकर्म रखना, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म
रखना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, आपके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। ठीक है, आपके ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे अन्य ऑब्जेक्टिव्स के, मतलब अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य उद्देश्य, अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अदर ऑब्जेक्टिव की। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए तो फिर हम इससे दूसरी पॉइंट्स की बात करते हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे हम। हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे कि यह हमारे पुष्प पालन एवं लेखाकरण के मेन ऑब्जेक्टिव थे कि हम बिजनेस के बारे में जाने कि हमने किसको कितना पैसा दिया है, किससे कितना पैसा लिया है, व्यापार के लाभ के बारे में जाने, कंपनीज अधिनियम 2013 या उससे पूर्व के अधिनियम 1956 में यदि कंपनी स्थापित है तो उसे पुस्तपालन एवं लेखाकरण रखना अनिवार्य है। ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स या अन्य अदर उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो अदर ऑब्जेक्टिव्स के फर्स्ट पॉइंट है माल के बारे में जानकारी रखना। व्यापार में हम जिस चीज की व्यापार कर रहे हैं, जिस वस्तु की व्यापार कर रहे हैं, उसके बारे में हमें उचित जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यापारी को यह जानना चाहता है, प्रत्येक व्यापारी यह जानना चाहता है कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय एट अ सर्टेन टाइम उसे किस अमुक व्यक्ति को कितना माल बिक चुका है, वह कितना माल शेष बचा है आपके स्कंध या स्टॉक में। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे? आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव से। हम इसकी अदर ऑब्जेक्टिव्स में आपका ये पॉइंट आ जाएगा कि माल के बारे में जानकारी रखना कि कितना माल बिका है, वह कितना शेष है। ये आपका पहला पॉइंट्स है। अदर ऑब्जेक्टिव्स में आपका ये पहला पॉइंट्स है। फिर आपका इसमें दूसरा पॉइंट्स है कि जो कर्मचारी होते हैं हमारे, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी त्रुटियों को बारे में पता करना। ये आपका क्या हो जाता है? अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। कर्मचारी के त्रुटियों का पता लगाना एवं नियंत्रण करना, एवं नियंत्रण रखना। कर्मचारी की त्रुटियों, ठीक है, कर्मचारी के त्रुटियों को पता करना एवं नियंत्रण रखना। ठीक है, कर्मचारी के त्रुटियों को पता करना, वह उनके कपट, मतलब जो भी उनके द्वारा फ्रॉड किया जाता है या इम्बेजलमेंट्स किया जाता है, उसके बारे में हमें पता लगाना एवं उन पर नियंत्रण रखना। ये हमारा क्या हो जाएगा? अदर ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा? हमारा थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट व्यापार को उन्नति की तरफ ले जाना। अर्थात व्यापार को हमें अपने
डेवलप करना या और बड़ा बनाना, विस्तृत बनाना। ठीक है। और बहुत से व्यापारी कर निर्धारण के उद्देश्य में कर निर्धारण के उद्देश्य से आवश्यकता जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखा करते हैं। मतलब बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने टैक्स के बारे में जानने के लिए भी पुष्पालन तथा लेखाकर्म को करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। ये पॉइंट्स भी कर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कर के बारे में, कर मतलब टैक्स, टैक्स कर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कि माल के बारे में जानकारी रखना, हमने कितना व्यवसाय से माल बेच दिया है, कितना हमारे पास व्यवसाय में माल बचा हुआ है, स्टॉक में कितना माल बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता करना, कर्मचारी की त्रुटियों को पता लगाना एवं नियंत्रण रखना, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके एरर्स के बारे में पता करना और उनको रेक्टिफाई करना कि आगे मतलब आगे गलतियां ना हो सके, और इसलिए उनके ऊपर क्या रखना, नियंत्रण रखना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना। या आप कह सकते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कि अदर जो कर्मचारी हैं उनको क्या करना, प्रशिक्षण देना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। व्यापार को उन्नति की तरफ ले जाना या व्यापार को क्या करना, विस्तृत करना, विस्तृत करना मतलब बढ़ाना। फिर तीसरा आपका हो जाएगा कर के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि हमारा टैक्स कितना हुआ है, हमें टैक्स लायबिलिटी कितनी गवर्नमेंट को पे करनी है, उसके बारे में क्या करना, आपको जानकारी प्राप्त करना। ये आपके क्या हो जाएंगे, अदर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो फिर हम आगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम अपने पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ। पुष्पालन एवं लेखाकर्म से लाभ क्या है और किन किन व्यक्तियों को लाभ मिलता है पुष्पालन तथा लेखाकर्म का, किनको लाभ मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए तो फिर हम बात करते हैं आपका दूसरा टॉपिक, पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ। हमें क्या प्रॉफिट होगा पुष्पालन तथा लेखाकर्म से। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की मेरिट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आपका ये सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, ठीक। चलिए तो फिर हम लाभ के बारे में बात करेंगे, पुष्पालन एवं लेखाकर्म के लाभ। तो पुष्पालन एवं लेखाकर्म के लाभ में आपका पहला पॉइंट होगा मेरिट टू बिजनेसमैन, व्यापारियों को लाभ। किसको लाभ, व्यापारियों से लाभ, व्यापारियों से लाभ। व्यापारियों से लाभ, नोट डाउन करते चलिए आप। मेरिट टू बिजनेसमैन। सेकेंड पॉइंट आपका होगा कर्मचारियों को लाभ, मेरिट टू वर्कर्स या एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारियों को लाभ, मेरिट टू एम्प्लॉयज। मेरिट टू एम्प्लॉयज। थर्ड पॉइंट आपका होगा
ये आपका है मेरिट टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को लाभ। फिर व्यापार से संबंधित व्यक्तियों से लाभ, व्यापार से संबंधित व्यक्तियों को लाभ, व्यापार से संबंधित व्यक्तियों को लाभ। मेरिट, व्यापार से संबंधित व्यक्तियों को लाभ, ठीक है। मेरिट टू पर्सनल कनेक्शन, ठीक है, पर्सनल कनेक्शन या मेरिट टू पर्सन्स हु आर कनेक्टेड टू आवर बिजनेस, ठीक है। मेरिट टू बिजनेस कनेक्टेड पीपल, बिजनेस कनेक्टेड पीपुल बोल सकते हैं या एम्प्लॉयज बोल सकते हैं या पार्टनर्स बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि जो व्यापार से हमारे जुड़े हैं उनको क्या लाभ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं सरकार को लाभ। सरकार से क्या लाभ होता है? सरकार को लाभ, ठीक है। मेरिट टू गवर्नमेंट, मेरिट टू गवर्नमेंट, मेरिट टू गवर्नमेंट आपका फोर्थ पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है आपका उपभोक्ता को लाभ, कंज्यूमर, उपभोक्ता को लाभ। मेरिट टू कंज्यूमर, मेरिट टू कंज्यूमर। लास्ट पॉइंट है आपका न्यायालय को लाभ, न्यायालय को लाभ, मेरिट टू कोर्ट्स, मेरिट टू कोर्ट्स। चलिए अब हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि किसको क्या लाभ होता है, कब कब कहां से लाभ होता है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है व्यापारियों से लाभ, ठीक है। व्यापारियों से हमें क्या लाभ होता है? तो आपका ये मेरिट टू बिजनेसमैन। चलिए जब हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ये जो मेरिट्स है हमारी, पहला पॉइंट है व्यापारियों से लाभ। व्यापारियों से हमें क्या लाभ होता है? जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किससे हमने कितना ट्रांजैक्शन किया है, किससे कितना लेन देन किया है, हमें किसको कितना पैसे देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब ये क्या एक ही व्यापारी से तो होगा नहीं, मतलब हम अगर बिजनेसमैन है तो सामने वाला भी बिजनेसमैन होगा जो हमारे गुड्स को परचेस करेगा, ठीक है। तो व्यापारियों से लाभ, तो उसे हमें व्यापारियों से क्या लाभ होता है ये हमें किससे पता चलेगा? पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ का ये पहला पॉइंट है कि बिजनेस, मेरिट टू बिजनेसमैन, व्यापारियों से हमें क्या लाभ होता है। आपका दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों को लाभ। इस पुष्पालन तथा लेखाकर्म में कर्मचारियों को क्या लाभ होता है? मेरिट्स टू एम्प्लॉयज। इस हमें पुष्पालन तथा लेखाकर्म के द्वारा ही पता चलता है कि हमें किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, कितना हमें उसको पैसा देना है, हमने उनको कितनी सैलरी पे कर दी है, कितना सैलरी देना अभी बाकी है। ये हमें किससे पता चलता है? पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ से। तो ये भी किस में आ जाएगा? कर्मचारियों को लाभ, इसमें ही आ जाएगा। ये आपका पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ का दूसरा पॉइंट है, कर्मचारियों को लाभ। तीसरा पॉइंट है आपका व्यापार से संबंधित व्यक्तियों को लाभ। जो व्यक्ति व्यापार से संबंधित है, जो व्यापार बिजनेस से कनेक्टेड है, उनको क्या प्रॉफिट होता है? जो आपके कंपनी में निवेश कर रहे हैं, पैसा आपके बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, उनको भी तो लाभ होना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट है आपका व्यापार से संबंधित व्यक्तियों को लाभ। चौथा पॉइंट है आपका सरकार को लाभ, मेरिट टू गवर्नमेंट। आप बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं,
टैक्स लायबिलिटीज को भी आप मेंशन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो टैक्स आपका कहीं गलत ना हो जाए, या 2 बार 3 बार पे ना हो जाए, या किस समय में कितना टैक्स पे करना है, इन सब चीजों के लिए भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को भी लाभ होता है। ठीक है, उपभोक्ता को लाभ, मेरिट टू कंज्यूमर, हम जब अपना गुड्स सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हम कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, कंज्यूमर को उससे फीडबैक लेते हैं कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर उपभोक्ता को क्या लाभ हो सकता है कि हम कितने प्राइस पे गुड्स अपना बेच रहे हैं, कितने उस पे कितने एक्सपेंसेस आए, मतलब ओवरऑल उसका कॉस्ट कितना है, कितने बेच रहे हैं, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई है या नहीं, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, उपभोक्ता के लाभ में। अब न्यायालय को लाभ, मेरिट टू कोर्ट्स, कोर्ट को क्या लाभ होगा, यदि हमारे फर्म या बिजनेस में कभी विवाद हो गया और सामने वाली पार्टी कहां पहुंच गई, कोर्ट में जाकर शू कर दी, आपके ऊपर केस कर दी, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपकी बातों को तो नहीं मानेगी ना, कोर्ट को क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस क्या होगा हमारा, एविडेंस हमारे क्या होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे और अकाउंटिंग प्रूफ, मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग्स को एज द एविडेंस हम न्यायालय में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, वहां पे पेश करेंगे। तो जो जज होगा या कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ही डिसीजन देंगे कि आपके ऊपर जो इश्यू हुआ है, जो मुकदमा या जो केस हुआ है, वो सही है या गलत है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, न्यायालय से भी क्या मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। तो ये पुष्पालन तथा लेखाकर्म के लाभ है, मेरिट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से क्या मेरिट्स हैं, क्या लाभ हैं, इनके बारे में ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो पॉइंट्स ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर दीजिए, हम अगले दिन आपको वो पॉइंट्स फिर से क्लियर कर देंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम आपको तीसरे पॉइंट्स और लास्ट, आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुष्पालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली एवं पद्धतियां। बुक कीपिंग, लेखाकर्म एवं पुष्पालन की क्या प्रणाली थी, पहले क्या थी, अब क्या, और कौन कौन सी प्रणालियां हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पुष्पालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली एवं पद्धति, पुष्पालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली एवं पद्धति एवं पद्धतियां। ठीक, पुष्पालन एवं लेखाकर्म की प्रणाली एवं पद्धतियां। चलिए, ये आपका कौन सा तीसरा पॉइंट है। तो इसमें कौन कौन सी प्रणाली है, पद्धति है, हम उनके बारे में बात करेंगे। आपका पहला हो जाता है रोकड़ प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रोकड़ प्रणाली। दूसरा पॉइंट है आपका रोकड़ प्रणाली अर्थात कैश सिस्टम, क्या, कैश सिस्टम। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका इकरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। थर्ड पॉइंट होगा आपका, थर्ड पॉइंट है आपका दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली।
डबल एंट्री सिस्टम। और चौथा और लास्ट पॉइंट है जो आपका, चौथा और लास्ट पॉइंट जो है आपका भारतीय लेखा प्रणाली। ठीक है, भारतीय बही खाता प्रणाली, तो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। भारतीय बही खाता प्रणाली, भारतीय लेखा प्रणाली, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। ये आपका कौन सा हो गया, चौथा पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स हैं आपके में, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला है तो क्या है, रोकड़ प्रणाली, कैश सिस्टम। कैश सिस्टम वहां पे यूज किया जाता है, ऐसे संस्थान में यूज किया जाता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब गैर व्यापारिक संस्था। गैर व्यापारिक संस्था कहां पे, पहला गैर व्यापारिक संस्था में आपका ये यूज किया जाता है, एनपीओ वगैरह में, जैसे एनपीओ वगैरह में यूज किया जाता है। इसका कहां इस्तेमाल होता है, एनपीओ वगैरह में। एनपीओ गैर व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक, गैर व्यापारिक संस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैश प्रणाली, कैश सिस्टम या रोकड़ प्रणाली का। ठीक है, इसमें जैसे आपको मेंबरशिप फीस हो गई, ठीक है, डोनेशन हो गया, तो ये सारी चीज कहां मेंशन की जाती हैं, रोकड़ प्रणाली में, मतलब कैश सिस्टम में। तो ये कैश सिस्टम कहां पे यूज होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्थाओं में यूज किया जाता है। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आपका, आप ये चार्ट बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है आपका, ये अपूर्ण माना जाता है, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। इस सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट सिर्फ एक ही साइड पड़ता है, कुछ क्या लगभग ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट एक ही साइड पड़ता है। इसकी वजह से क्या किया जाता है, ये इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने आपको, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए ने 500 रुपए का माल खरीदा। ए ने कितने का माल खरीदा, 500 रुपए का। तो ए के पास क्या आया, 500 का माल, 500 का माल आया और ए के पास से क्या गया, पास से 500 रुपए गया। ए के पास से कितना गया, 500 रुपए। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, कहीं ना कहीं ए के पास कितने का माल आया, 500 का माल आया है। ठीक है, और ए के पास से गया कितना है, 500 रुपए गया है। तो माल हमारा क्या होता है, गुड्स जो होता है, गुड्स जो होता है वो स्टॉक होता है। स्टॉक हमारा क्या, स्टॉक जो होता है वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है, हमारी संपत्ति होती है। ठीक है, तो 500 रुपए से माल बढ़ रहा है और 500 रुपए से हमारा क्या हो रहा है, 500 से हमारा कैश घट रहा है, अर्थात हमारा रोकड़ घट रहा है। तो एक जगह संपत्ति बढ़ रही है, एक जगह संपत्ति हमारी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम का एग्जांपल है इसका। लेकिन इकहरा लेखा प्रणाली में ये चीज नहीं होता था। इकहरा लेखा प्रणाली में एक ही एस्पेक्ट पे इफेक्ट पड़ता था, दूसरे एस्पेक्ट पे, दूसरे बिंदु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसलिए इसे क्या कहते थे, हमें अपूर्ण लेखा प्रणाली कहते थे, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है,
ये हो गया आपका सेकंड इकारा लेखा प्रणाली। और वही हम बात करते हैं किसकी, दोहरा लेखा प्रणाली की। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है, तो दोहरा लेखा प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जहां पे किसी भी ट्रांजेक्शन्स का दोनों एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ता है, मतलब कि लेने वाले पे भी और देने वाले पे भी। तो ये आपका कहां पे आ जाएगा, दोहरा लेखा प्रणाली में आपके आ जाएगा। ठीक है, ये आपके किस में आ जाएगा, दोहरा लेखा प्रणाली में। मतलब कि आप सब लोग जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम के में हर सौदे के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था, ए ने 500 का माल खरीदा। ठीक है, ए ने कितने का माल खरीदा है, 500 का। तो 500 का उसके पास क्या आया, स्टॉक आया। क्या आया, स्टॉक। और उसके पास से गया क्या, 500 रुपए कैश गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। ध्यान दीजिए इस चीज को, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 500 से। और यहाँ पे स्टॉक कितने से बढ़ा, 500 से। तो 500 से ये बढ़ रहा है, 500 से ये घट रहा है। कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना से एसेट्स बढ़ा उतने से एसेट्स क्या हो गया, घट भी गया। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम का यही रूल है। ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स पे बराबर प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब प्रत्येक सौदे पे 2 इफेक्ट पड़ता है, जितने से बढ़ेगा उतने से घटेगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, हमेशा ये रूल फॉलो करेगा कौन, डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारा सबसे प्रचलित, या आप कह सकते हैं फिलहाल हमेशा अभी भी यही सिस्टम जो है हमारे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अभी भी वर्तमान में यही प्रचलन में है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ही अभी भी हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग में। हम ही लोग नहीं, हर जगह यूज किया जाता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। और हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, भारतीय बही खाता प्रणाली, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, भारतीय बही खाता प्रणाली। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में हम बात करेंगे, इनमें सभी लेखे, मतलब इसमें जो भी लेखे होते हैं वो लंबी बहियों के रूप में किया जाता है। ये भी डबल एंट्री सिस्टम के ही बेस पे होता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के ही बेस पे होता है भारतीय लेखा प्रणाली भी, मतलब भारतीय बही खाता प्रणाली। इसमें बड़ी बड़ी बहियां बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी बहियां बनाई जाती हैं। बड़ी बड़ी बहियां बनाई जाती हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली पर निर्भर है। दोहरा लेखा प्रणाली पर निर्भर है या दोहरा लेखा प्रणाली को फॉलो करता है। प्रायः यह भारतीय बही खाता प्रणाली में प्रायः जो है बात करते हैं, हम भाषा की बात करते हैं, जैसे मुड़िया या हिंदी। यह प्रणाली भी मतलब कि मुड़िया या हिंदी जो होती हैं, आप सीधी सी बात समझिए, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, भारतीय बही खाता प्रणाली। भारतीय बही खाता प्रणाली किस भाषा में लिखी जाएगी, नॉर्मल सी बात है कि भारतीय भाषा में लिखी जाएगी। तो पहले जो भारतीय इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स का यूज किया जाता था वो किस लैंग्वेज में यूज किया जाता था, भाषा था मुड़िया या हिंदी। मुड़िया या हिंदी भाषा में प्रायः यह जो है प्रायः यूज किया जाता, प्रायः इसको इस मुड़िया या हिंदी भाषा में भारतीय बही खाता प्रणाली को रखा जाता था। मतलब भारत में ज्यादातर हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं, तो लोग ज्यादातर हिंदी भाषा में ही इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को रखते थे। ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट्स। ये पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के रूप में इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि भारतीय बही खाता प्रणाली
में कौन सी भाषाएं यूज की जाती, कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल होता था या कौन सी भाषा प्रयोग में आती थी, तो आप क्या करेंगे, मुड़िया का इस्तेमाल, मतलब मुड़िया पे टिक करेंगे या हिंदी। ठीक है, ये हो गया आपका पुष्पालन तथा लेखाकरण की प्रणाली एवं पद्धतियां, बुक कीपिंग, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और अब कल हम आपसे बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। आपका सेकेंड चैप्टर जो है लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। हम अकाउंट्स के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बताएंगे, आपको अकाउंट्स के प्रिंसिपल बताएंगे। ठीक है, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में जो कुछ भी आपको न समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपको कल वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम उसको पहले क्लियर कर देंगे, उसके बाद नए टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे। और हमारे इस YouTube चैनल को कॉमर्स जोन प्रयागराज को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।